गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको मैंने होमवर्क दिया था कि 1 से लेकर 50 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो उसमें कुछ लोगों ने लिखा है और कुछ लोगों ने उसका जो फ़ोटो है वो मुझे व्हाट्सएप भी किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सबने लिखा होगा, ये मान के चल रहा हूँ मैं। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमने ये देखा था कि ऑफ-बॉ प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन को जब भरते हैं तो उसको एनर्जी के सीक्वेंस में भरते हैं। जिसकी एनर्जी कम उसको पहले भरेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसको बाद में भरेंगे। इसके बाद आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा और उसको जब एनसीईआरटी से आपने जब उसको एक बार मिलाया होगा तो आपने ये देखा होगा कि कुछ एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब आते हैं कि ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के ये जो एक्सेप्शंस हमें मिलते हैं वो हमें क्यों मिलते हैं। जैसे आपने एक एलिमेंट है क्रोमियम, तो क्रोमियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा तो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखा और एनसीईआरटी में जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है वो दोनों डिफरेंट है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ऑफ-बॉ प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है या ऑफ-बॉ प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कुछ एलिमेंट्स ऑफ-बॉ प्रिंसिपल को फॉलो क्यों नहीं करते। तो इसका जो रीज़न आता है, इसका रीज़न है इट इज़ ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो नेचर में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिसमें कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नेचर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके कारण ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के कुछ लिमिटेशंस हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ half filled and fully filled electronic configuration। तो नेचर में ये देखा गया है कि जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नेचर में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड नाम से पता चल रहा है जो आधा भरा हो, और फुल फिल्ड मतलब कि जो पूरा भरा हो। तो जैसे कि आपका P3 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया और आपका F7 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन है इनको हम लोग बोलेंगे हाफ फिल्ड, ठीक। इसी तरह से आपका जो P6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसके अलावा D10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया और इसके अलावा F14 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इन सभी को हम लोग बोलेंगे फुली फिल्ड। तो देखो हाफ फिल्ड और जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नेचर में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे P3 या P6 कॉन्फ़िगरेशन, इसी तरह से D5 या D10 कॉन्फ़िगरेशन या फिर F7 या F14 कॉन्फ़िगरेशन, ये नेचर में ज़्यादा स्टेबल मिलते हैं। सबसे पहले हमें पता कैसे चला कि ज़्यादा स्टेबल है, तो इसके लिए दो एग्जांपल यहाँ पे देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद समझेंगे कि ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। तो देखो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एक एग्जांपल है क्रोमियम, ठीक। तो जो आपका क्रोमियम है Cr, इसका एटॉमिक नंबर है 24। तो हुआ क्या कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 50 तक, तो 1 से लेकर 23 तक आपको कोई दिक्कत नहीं मिला होगा। सबसे पहला जो एक्सेप्शन हमें मिला है वो क्रोमियम में मिला है, ठीक है ना। क्रोमियम में सबसे पहला एक्सेप्शन आपको मिलता है। तो देखो इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसको भरेंगे, 1s। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक। 1s के बाद फिर किस में भरेंगे, 2s, तो 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो यहाँ तक आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक हो गए, ठीक। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 24। तो 20 इलेक्ट्रॉन तो आपने भर दिए,
कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं अब 4, ठीक ना, 4 इलेक्ट्रॉन और भरने। तो 4s के बाद नेक्स्ट जो सबशेल है वो 3d है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम लोग भर देंगे, ठीक ना। तो ऑफबाउ के अकॉर्डिंग जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, ये ऑफबाउ के अकॉर्डिंग। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा 3p6 तक जो है आर्गन लिख सकते हैं, 3p6 तक क्या लिख सकते हो आप, आर्गन। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते थे आर्गन 4s2 3d4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नहीं मिलता है, ठीक ना। क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होना क्या चाहिए था, 4s2 3d4 ये होना चाहिए था। लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटली जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके किस में चला जाता है, 3d में। जो एक इलेक्ट्रॉन है ये 4s से जंप करके किस में चला जाता है, ये 3d में। तो क्रोमियम का जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है वो मिलता है आर्गन 4s1 3d5। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में जाने के बजाय किस में चला जाता है, 3d में चला जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिलता है क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 4s1 3d5। अब देखो अगर ये 4s2 3d5 होता तो यहाँ पे ये 4s और ये आपका हो गया 3d, तो 1 2 3 और 4, तो 3d4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें होना चाहिए था। किसी ने डाउट पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टंगस्टन इज यूजुअल, इसका भी रीज़न है। पहले मैं एक एक करके बता दूं, ठीक है ना, ये रीज़न भी है इसका, और पहले इसको समझो। तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया 4s2 और 3d4, तो 4s2 और ये अपना हो गया 3d4, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए था, ठीक। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन इसका नहीं होता। इसमें एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके किस में चला जाता है, 3d में चला जाता है, ठीक। इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका, तो ये तो 4s है और ये अपना जो 3d है, तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन बच गया और 3d जो है इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा d5 कॉन्फ़िगरेशन जो है, तो d5 कॉन्फ़िगरेशन आपका जो है ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और अभी मैंने बताया कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नेचर में ज़्यादा स्टेबल पाए गए। तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर 4s से एक्साइट करके, क्या करके, एक्साइटेशन, देखो एक्साइटेशन क्या है, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो 4s में था, 4s से जंप करके किस में गया, 3d में। 4s और 3d में एनर्जी कम किसकी है, 4s की, और एनर्जी ज़्यादा किसकी है, 3d की। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या हुई, बढ़ गई, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जंप कर रहा है तो इस फिनोमेना को एक्साइटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से एक्साइट करके किस में चला गया, 3d में, ठीक ना। इसको प्रमोशन भी बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 4s से प्रमोट होकर किस में चला गया, 3d में। तो इससे हुआ क्या, इससे जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक ना, कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ गई, ठीक ना। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो गया, हाफ फिल्ड, ठीक। तो देखो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नेचर में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं तो उसका रीजन मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ आपको, ठीक। और इस कारण से अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड में कन्वर्ट हो रहा हो तो वो बहुत ही आसानी से हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्साइट होके 4s से किस में चला जाता है, 3d में, जिससे कि जो कॉन्फ़िगरेशन है ये d4 से d5 में कन्वर्ट हो जाता है और इस एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक। इसी तरह से एक एक्सेप्शन आपको मिलता है कॉपर में। तो जो कॉपर है, किसी ने यहाँ टंगस्टन का एग्जांपल दिया है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये डी ब्लॉक चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक। ये जो कि आपके क्लास 12th में है। टंगस्टन जो है इसके पास f इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी शील्डिंग पुअर होती है, और शील्डिंग पुअर होने के कारण वैलेंस शेल पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं हो पाता है। इस पॉइंट को भी थोड़े समय में हम लोग फिर से उठाएंगे, ठीक ना। अभी ये काम का नहीं है, अभी स्टेप बाय स्टेप समझे, ठीक ना। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट जो एक्सेप्शन आता है, तो नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है कॉपर। तो क्रोमियम के बाद एक यहाँ पे एग्जांपल और ले रहे हैं हम लोग, कॉपर, ठीक ना। तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है ये कितना है, 29। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए
तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो यहाँ तक तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास। और यहाँ पे 3D अपने पास क्या हो जाएगा 9। यहाँ तक के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग लिख सकते हैं आर्गन। तो आर्गन 4s2 3d9, 4s2 3d9 में अगर देखें तो यहाँ पे अपने पास ये 4s2 है और ये आपका 3d9। अब इसमें थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि 3D में हमें 9 इलेक्ट्रॉन्स को भरने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन को भरने का सीक्वेंस क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दिया तो दूसरे को क्या इसमें भर दूं क्या? ये तरीका सही होगा? जैसे इस तरह से मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तरीका सही है क्या? ये तरीका सही नहीं है। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे सेम स्पिन में। जब ये हाफ फिल्ड हो जाएगा तब पेयरिंग करवानी है, उससे पहले पेयरिंग हमको नहीं करवानी है। तो यहाँ पे अपने पास एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 2 3 4 और 5, ये हाफ फिल्ड हो गया। अब पेयरिंग करवाएंगे, तो पेयरिंग करवाएंगे तो 6 7 8 और 9, तो 3d9 इस तरह से भरेंगे इसको, ठीक। अब ये बताओ d9 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन अगर 4s से प्रमोट होकर किस में चला जाए 3d में, या 4s से एक्साइट होकर किस में चला जाए 3d में, तो जो d9 कॉन्फ़िगरेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा d10 कॉन्फ़िगरेशन में, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये फिनोमेना इजीली हो भी जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से जंप करके किस में चला जाता है 3d में, और यहाँ पे आपके पास जो है इस तरह से इस फिनोमेना को एक्साइटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन के कारण यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हो जाता है आपका आर्गन 4s1 3d10। तो कॉपर इस तरह से आपको नहीं मिलता है। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हो जाता है आर्गन 4s1 3d10। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से एक्साइट करके किस में चला जाता है 3d में, और कॉन्फ़िगरेशन d9 से किस में कन्वर्ट हो जाता है d10 में। तो यहाँ पे अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका 4s1, सॉरी, तो ये आपका जो है ये 4s1, और यहाँ पे अपने पास इस तरह से 3d10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 3d10, तो 4s1 3d10 हमको इस तरह से मिलता है, ठीक। तो देखो इस तरह से बहुत सारे एक्सेप्शन है, मैंने 2 एक्सेप्शन बताए, ठीक ना, क्रोमियम एंड कॉपर। इस तरह से और आगे भी देख सकते हो आप कि अगर कहीं कॉन्फ़िगरेशन d4 है तो वो एक्साइटेशन के हेल्प से इजीली d5 में कन्वर्ट हो जाता है, और कहीं कॉन्फ़िगरेशन अगर d9 है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से हमें एक्सेप्शन मिलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एक्सेप्शन क्यों मिल रहे हैं, तो आप इसमें ये रीज़न बताओगे कि, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कि नेचर में ये देखा गया है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नेचर में ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? तो ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, तो इसके लिए 2 रीज़न जो है वो प्रपोज किया गया, ठीक ना। 2 रीज़न कौन कौन से हैं? तो इसमें जो पहला रीज़न है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले हमसे कि व्हाई हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, तो इसके लिए 2 एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पे। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, दीज आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। जैसे अगर सपोज करो P3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो P3 कॉन्फ़िगरेशन आपका सिमेट्रिकल है, ठीक ना, ये कॉन्फ़िगरेशन अपना कैसा है, सिमेट्रिकल है। जबकि P4 P5 या P2 या P1 जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। अच्छा, तो जैसे आपका ये P3 हो गया, और इस तरह से अपना ये जो है इस तरह से P6 हो गया। तो एज पर द रूल ऑफ नेचर सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, ठीक ना। तो यहाँ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, एज पर द रूल ऑफ नेचर सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, ठीक ना, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। आप नेचर में देखो जितनी भी स्टेबल चीज़ें हैं सारी सिमेट्रिकल है, ठीक ना। कोई भी अगर नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट को देखें, या कोई भी स्पीशीज लिविंग या नॉन लिविंग किसी को भी देखें हम नेचर में, तो जितनी भी स्टेबल चीज़ें हैं वो मोस्टली क्या है, सिमेट्रिकल। तो पहला जो रीज़न है वो ये दिया गया है कि जो हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है इस कारण से ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये नेचर का रूल है, ठीक। लेकिन ये रीज़न जो है या ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इतना टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना।
इसको हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे बताया है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले किसी क्वेश्चन में कि व्हाई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टेबल, और ऑप्शन में अगर सिमेट्री लिखा हो, ड्यू टू सिमेट्री, तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये इतना टेक्निकल रीजन नहीं हुआ। जो टेक्निकल रीजन है वो क्या है, तो सेकंड जो रीजन है इसका, ठीक ना, तो सेकंड रीजन है इट इज ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। तो सेकंड रीजन है ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। तो ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या है, ठीक ना। एक्सचेंज एनर्जी ये है कि देखो, दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम स्पिन में है और जिनकी एनर्जी भी सेम है, तो वो आपस में जो स्पिन है, ठीक है ना, अगर स्पिन भी सेम है और एनर्जी भी सेम है, तो आपस में जो पोजीशन है उसको वो इंटरचेंज कर लेते हैं या एक्सचेंज कर लेते हैं। इस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप मेंशन करके लिखो कि क्या चीज़ फिर से समझानी है, ठीक। नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है जो मैंने होमवर्क दिया था, तब तो ये आपको थोड़ा क्लियर होगा, अदरवाइज फिर वो फिर से समझाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो ही ये चीज़ें क्लियर होंगी। एक्सचेंज एनर्जी मैं बता रहा था यहाँ पे। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या है कि देखो, जैसे सपोज करो आपके पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके पास मान लो 3D है, ठीक। और 3D में ये आपका 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक ना, 3D5। तो D5 में 5 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, ठीक ना। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका हाफ फिल्ड भी है, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमने जो है वो यहाँ पे भर दिए। अब इसमें ये बताओ कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, ये एनर्जी डिफरेंट है या सेम है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो क्या है, सेम है भाई, ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है ना, तो एनर्जी सेम है। और इन दोनों का जो स्पिन है वो भी क्या है, सेम है। तो इन दोनों की एनर्जी भी सेम है और इन दोनों का जो स्पिन है वो भी सेम है। तो अगर इन दोनों की पोजीशन को आपस में एक्सचेंज कर दें तो कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो होता क्या है कि वे दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम स्पिन में है और जिनकी एनर्जी भी सेम है, तो वे आपस में पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक। इससे कॉन्फ़िगरेशन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इस एक्सचेंज के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, ठीक। तो देखो, इसको मैं यहाँ लिखवा देता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके PDF में गिवन भी है, हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम स्पिन कैन एक्सचेंज their position without disturbing the electronic configuration, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अतः किसी ने एक पैलेडियम का रीजन पूछा है, तो पैलेडियम का भी सेम रीजन है। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका 5s0 4d10 हो जाता है। तो भाई D10 होते ही जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, और इस कारण से जो है पैलेडियम आपका मोर स्टेबल हो रहा है और उसका कॉन्फ़िगरेशन D10 हो रहा है, ठीक। उम्मीद करते हैं इसे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वापस आते हैं, मैं एक्सचेंज एनर्जी बता रहा था यहाँ पे। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी सेम है, यानी कि एक सेम सब शेल में है और जिनका स्पिन भी सेम है, तो वे आपस में जो पोजीशन है उसको ईजिली एक्सचेंज कर सकते हैं। इस एक्सचेंज के दौरान, ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज, सम एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक। तो ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज सम एनर्जी इज रिलीज्ड, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, विच इज नोन एज, तो विच इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक ना। कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो कि सेम स्पिन में है, जिनकी एनर्जी भी सेम है, तो वो इजीली आपस में पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं।
अब एक्सचेंज क्यों करते हैं? क्योंकि इस एक्सचेंज के दौरान कुछ एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक, एनर्जी जब रिलीज होगी तो सिस्टम से जब एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक, भाई कोई भी सिस्टम, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पार्टिकल है, वो जितना उसकी एनर्जी जितनी लेस होगी वो उतना ही लेस रिएक्टिव होगा और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी हाई होगी। और जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा एनर्जेटिक है, ठीक, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है और उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम है। तो सिस्टम जितनी ज़्यादा एनर्जी अपने से रिलीज कर रहा है, या जो सिस्टम जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसकी जो एनर्जी है उतनी डिक्रीज करेगी, और एनर्जी जब डिक्रीज करेगी तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कोई भी सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो कम होगी, और किसी भी सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इसकी जो एनर्जी है वो उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, तो मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे, मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, मोर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी। जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे, ठीक, जितने ज़्यादा इनमें एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। ठीक, एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब देखो D5 कॉन्फ़िगरेशन में अगर टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखे जाएं तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये बताओ, इसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझना, नहीं तो फिर आप बोलोगे रिपीट, ठीक ना, तो इसको एक ही बार में समझ लेना। यहाँ पे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अगर एक्सचेंज कर दूं मैं, ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे एक्सचेंज कितने हुए, 1। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ भी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी पोजीशन क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। इसको इस तरह समझो कि सपोज करो 5 स्टिक्स पड़ी हुई है अपने पास, ठीक, इसको हमने इसके साथ एक्सचेंज कर दिया तो एक एक्सचेंज ये हो गया, इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दिया तो कितने एक्सचेंज हो गए, 2। इसको इसके साथ एक्सचेंज किया तो एक्सचेंज कितने हो गए, 3, और इसको इसके साथ एक्सचेंज किया तो एक्सचेंज कितने हो गए, 4। तो 4 एक्सचेंजेस तो ये हो गए। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, भाई ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ एक्सचेंजेस कितने हो गए, 3। अच्छा, इसका इसके साथ गिन चुके हैं ऑलरेडी। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, तो यहाँ इसके लिए एक्सचेंजेस कितने हो गए, 2। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके लिए एक्सचेंजेस कितने हो गए, 1। भाई इसके साथ तो एक्सचेंजेस गिन चुके हैं ना, इसके साथ एक्सचेंज एक बार करेगा ये। अच्छा, और इसके लिए कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके सारे एक्सचेंजेस हमने जो है ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो जाएंगे, तो टोटल एक्सचेंजेस, तो टोटल नंबर ऑफ जो एक्सचेंजेस हैं ये हो जाएगा 4 + 3 + 2 + 1 + 0, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10। तो यहाँ पे टोटल 10 एक्सचेंजेस हो रहे हैं, जो कि सबसे हाई है, D5 कॉन्फ़िगरेशन में ये सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो इस कारण से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। अब मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना, फिर से समझ लो उसको। यहाँ पे हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी सेम है, जिनका स्पिन सेम है, वो आपस में पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। पोजीशन को एक्सचेंज करने से क्या होता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो कुछ एनर्जी उसमें से रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक, जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे, भाई जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक्सचेंजेस होंगे, ठीक, एक्सचेंजेस जितने ज़्यादा होंगे उस कॉन्फ़िगरेशन में से एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उतनी क्या होगी, बढ़ जाएगी। D5 कॉन्फ़िगरेशन में टोटल कितने एक्सचेंज होंगे, तो इसको इस तरह समझो कि यहाँ पे 5 स्टिक्स अपने पास पड़ी हुई है। ठीक, इन दोनों स्टिक को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, तो एक एक्सचेंज ये हो गया। अच्छा, जैसे इस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इसको इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो, इसको इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो, इसको इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो, और इसको इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो। तो इसके लिए एक्सचेंज कितने हो गए, 4 बार इसको एक्सचेंज किया।
अच्छा, अब इसकी बात करें तो देखो इसका इसके साथ तो ऑलरेडी गिन चुके हैं हम लोग, ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, और ये इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है। तो इसके लिए कितने एक्सचेंज हो गए? 3। अच्छा, अब इसकी बात करें तो इसका इन दोनों के साथ है वो तो हम लोग गिन चुके हैं, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, तो इसके लिए एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? 2। ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा तो एक्सचेंज कितना हो जाएगा? 1। इसका इन सब के साथ हम ऑलरेडी गिन चुके हैं पहले। अच्छा, और इसका सारा एक्सचेंज पहले गिना जा चुका है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे 4 + 3 + 2 + 1 + 0, तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 10। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन में टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो रहे हैं अपने पास? 10, जो कि सभी कॉन्फ़िगरेशंस में हाई है, और इस कारण से D5 की जो स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने 2 रीज़न देखा। कोई आपसे पूछ लेगा भाई हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल क्यों है, तो रीज़न हम ये बताएंगे। पहला रीज़न ये कि वो सिमेट्रिकल है, और दूसरा रीज़न ये कि इन कॉन्फ़िगरेशंस में जो एक्सचेंजेस की संख्या होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्सचेंजेस की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो इनकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको लिखने का तरीका। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमें आना चाहिए, ठीक ना। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे पीरियोडिक टेबल जो है वो समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर 1 से लेकर 50 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है तो उसको फिर से एक बार मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बारे में आप लोग जरूर लिखना, जिससे कि थोड़ा फ्लुएंसी आ जाए अपने अंदर, ठीक है ना। जिन्होंने लिखा है उनको वो वेरी गुड, ठीक है ना। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो है पीरियोडिक टेबल। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की। तो पहला जो चैप्टर था, ये जो अभी तक हमने बात किया, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक केमिस्ट्री, या जिसको बोलते हैं जनरल केमिस्ट्री, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम सीखते हैं और क्वांटम नंबर्स का इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट और जो पहला चैप्टर है आपका वो है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो देखो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में 2 पार्ट है। सबसे पहला है आपका पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की, और पीरियोडिक टेबल को समझने के बाद उसको याद करेंगे कि भाई पीरियोडिक टेबल हमें याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल जो है वो डेवलप कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, फिर पीरियोडिक टेबल से हमें एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सर्टेन टाइम इंटरवल पर रिपीट हो, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल जो है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल क्या है? एक ऐसा टेबल, ठीक ना, जिसमें एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया हो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ठीक ना। ऐसे टेबल को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक टेबल। तो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक टेबल क्या है? इट इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म, या इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो ऐसे टेबल को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक। अब देखो पीरियोडिक टेबल जो है अपने सिलेबस में जो है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले हमें उसका हिस्ट्री देखना है कि भाई यहाँ तक हम पहुँचे कैसे। तो सबसे पहले
जो क्लासिफिकेशन जब एलिमेंट्स का शुरू किया गया, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो एलिमेंट हमें सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया जिसने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया, उसका नाम था लेवॉइजर। ठीक, तो जो लेवॉइजर था, ठीक ना, लेवॉइजर के टाइम पर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। गिने चुने कुछ एलिमेंट्स थे, जिसमें से कुछ को मेटल्स की कैटेगरी में रखा गया और कुछ को नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। हमें बस इतना ही पता था भाई कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो इन दो ब्रॉड कैटेगरीज में उसने क्लासीफाई किया और सबसे पहला पीरियोडिक टेबल उसने दिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पे, प्लैटिनम। देखो ऐसा है कि आप लोग बार बार प्लैटिनम पैलेडियम पूछ रहे हो, तो होता क्या है कि जो 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, इनमें F इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। अगर समझ पाओ तो समझ लो, ठीक ना, अदरवाइज एक जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ लेक्चर आगे का है। तो जो प्लैटिनम है वो 5D सीरीज का या 6th पीरियड का एलिमेंट है, और जो पैलेडियम है ये 4D सीरीज या 5th पीरियड का एलिमेंट है। तो इनके पास D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्लैटिनम के पास F इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग होती है वो काफ़ी पुअर होती है। शील्डिंग पुअर होने के कारण वैलेंस शेल पे जो Z इफेक्टिव होता है, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाता है। इस कारण से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी हाई होता है और इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं हो पाता, या इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन है वो रुक जाता है, और इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लैटिनम में एक्साइट नहीं होता है, जबकि पैलेडियम में F इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और पैलेडियम में दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और उसका कॉन्फिगरेशन 5s0 और 4f14 होता है, 5s0 और 4d10 होता है। लेकिन ये चीज़ तब समझ में आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बार बार कोई ये क्वेश्चन में यहाँ चैट सेक्शन में पूछ रहा है, तो उसके लिए यही है कि अभी आप 2-4 लेक्चर रुको, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। अब देखो इसमें जो पीरियोडिक टेबल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वो लेवॉइजर ने दिया था, और लेवॉइजर के टाइम पर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो नोन नहीं थे। कुछ गिने चुने एलिमेंट्स नोन थे और उसमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी लोगों को, तो बस इतना ही पता था भाई कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो उस बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो फिर एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, सर विल देयर बी मोर एक्सचेंज इन D6। तो D6 में देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका स्पिन अपोजिट हो गया। एक्सचेंज हमेशा उन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा जिनका स्पिन जो है वो क्या हो, सेम हो, ठीक ना। अगर स्पिन अपोजिट है तो अपोजिट स्पिन के बीच में एक्सचेंज हम नहीं करवाएंगे। तो D6 में आपका जो एक्सचेंज एनर्जी है वो नहीं बढ़ेगा, और D6 कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिकल भी है, जबकि D5 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसा है आपका, सिमेट्रिकल। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग फिर पूछ लो, नहीं तो आप जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला जो क्लासिफिकेशन था या जो पहला जो पीरियोडिक टेबल दिया गया था वो दिया गया था बाय लेवॉइजर, ठीक। तो फर्स्ट है इसमें लेवॉइजियर क्लासिफिकेशन। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेवॉइजर के टाइम पर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, गिने चुने कुछ ही एलिमेंट्स थे, जैसे कॉपर है, आयरन है, ठीक ना, सोना है, गोल्ड, चांदी है, सिल्वर, ठीक ना। तो इस तरह से गिने चुने एलिमेंट्स ही उस समय नोन थे, और ठीक ना कुछ नॉन मेटल्स थे, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक ना, एटमॉस्फेयर में, और इसके अलावा क्लोरीन ब्रोमीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स थे। तो और बहुत ज़्यादा उसमें नॉलेज भी नहीं थी भाई केमिस्ट्री की। तो उस समय दो ब्रॉड कैटेगरीज बनाई गई, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका लेवॉइजर क्लासिफिकेशन है, लेवॉइजर क्लासिफिकेशन में लेवॉइजर, ठीक है ना। तो लेवॉइजर
classified elements into two groups, दो ग्रुप्स बनाए उसने, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। यहाँ पे उसने दो ग्रुप बनाए, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अच्छा, उस समय बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं पता थी, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उसके बेसिस पर ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। जैसे कि आपके जो मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स आपके हार्ड एंड डक्टाइल होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं आपके? हार्ड एंड डक्टाइल। मेटल्स जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। मेटल्स जो है ये लस्ट्रस होते हैं, ठीक ना, यानी इनकी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। और इसी तरह से जो मेटल्स हैं आपके ये सोनोरस होते हैं, ठीक ना। ये कैसे होते हैं आपके? सोनोरस, ठीक, यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं ये आपके सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं। ये सब आपको पता है। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। और इसके अलावा ये आपके नॉन सोनोरस होते हैं, यानी ये साउंड प्रोड्यूसिंग में नहीं होते, ठीक। अब इन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उसने दो कैटेगरीज बनाई, मेटल्स या नॉन मेटल्स, और एलिमेंट को क्लासिफाई करना शुरू किया। इस क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन क्या रहा होगा? तो इस क्लासिफिकेशन का जो लिमिटेशन था, इस क्लासिफिकेशन में दिक्कत क्या थी? तो इस क्लासिफिकेशन की दिक्कत थी कि जो मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर दिस क्लासिफिकेशन। भाई मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स की भी होती है और नॉन मेटल्स की भी होती है ना, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मेटलॉइड्स पर आकर ये जो क्लासिफिकेशन था वो यहाँ पर आकर अटक जा रहा था, ठीक ना, या फंस जा रहा था। क्यों? क्योंकि मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स की भी होती है, नॉन मेटल्स की भी होती है। तो इस क्लासिफिकेशन का दिक्कत जो है वो ये है कि मेटलॉइड्स को इस क्लासिफिकेशन के अंडर हम क्लासिफाई नहीं कर पाते। तो ये क्लासिफिकेशन यहीं पे आके खत्म हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया उसका नाम था डॉबेरिनियर, ठीक। तो उसने यहाँ ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। तो नेक्स्ट बात करेंगे डॉबेरिनियर ट्राइड। पहला क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? लेवॉइजर के द्वारा दिया गया। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पार्ट देखेंगे, फिर आएंगे अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। तो यहाँ पे अपने पास जो सेकंड है, तो इसका नाम है डॉबेरिनियर्स ट्राइड। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, तो डॉबेरिनियर ट्राइड। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, वाई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो भाई आप थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको, इसमें मैंने पूरा एक लेक्चर दिया। एक्सचेंज ये क्यों करते हैं, तो उसका रीजन यहाँ मैंने अभी लिखा था। एक्सचेंज करने से, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में एक्सचेंज करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जब कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है? बढ़ती है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है, सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन अबाउट सिमेट्री ऑफ D5 एंड D6। सिमेट्री मतलब क्या हुआ कि जैसा लेफ्ट में है वैसा राइट में हो। D5 कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से क्या है? सिमेट्रिकल है, जैसा लेफ्ट में होगा वैसा ही राइट में होगा, अगर बीच से उसको कट किया जाए या कोई एक प्लेन लिया जाए। लेकिन D6 कॉन्फ़िगरेशन जो है, जैसा लेफ्ट में होगा उसी तरह का राइट में होगा क्या? नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। D6 कॉन्फ़िगरेशन जो है इट इज़ अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है ना अपने पास, ठीक। तो D6 अनसिमेट्रिकल है, जबकि जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। अगर कोई प्लेन कट करे एटम के थ्रू तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो है पूरी तरह से हमें सिमेट्रिकल मिलेगा। अब देखो सेकंड जो आपका क्लासिफिकेशन है, इसका नाम है डॉबेरिनियर्स ट्राइड। तो डॉबेरिनियर्स ट्राइड क्या है? डॉबेरिनियर ने तीन
एलिमेंट्स को देखा, 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स को उसने देखा जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, और उसमें एक रिलेशन भी देखा कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी 2 एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। तो डॉबरिनियर को मिला क्या, डॉबरिनियर जो था, ये जो साइंटिस्ट था आपका डॉबरिनियर, तो डॉबरिनियर फाउंड सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है ना, इसको ध्यान समझेंगे, जिसको उसने ट्रायड बोला। इस पे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। तो डॉबरिनियर फाउंड सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स ट्रायड, जिसको उसने नाम दिया विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या थी, सिमिलर थी। तो विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज इन विच atomic mass of the middle element, यानी कि जब तीनों को रखेंगे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, तो जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक, जिसमें कि जो आपका यहाँ पे मिडिल एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा वो बाकी दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखें हम, तो जैसे उसको एक एलिमेंट मिला सोडियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो लिथियम जो है ये 3,7, 11, 23 और ये आपका 19 और 39, ठीक। तो उसने ये देखा कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसको 3 एलिमेंट मिले, इसको उसने ट्रायड बोला। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, सिमिलर। प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर। आपको पता ही भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये अल्कली मेटल्स होते हैं, और अल्कली मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, एक जैसी प्रॉपर्टी होती है। भाई इनकी वैलेंसी एक है, एक तरह के कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, ये सॉल्ट लाइक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक। इसके अलावा जो है इनकी सॉलिबिलिटी वगैरह भी एक जैसी होती है। खैर, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है इसमें जो मिडिल एलिमेंट है, तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, 23। ये बाकी दोनों के, यहाँ पे अपने पास 39 + 7/2, इन दोनों के एवरेज के बराबर है, ठीक ना। इन दोनों के का जो एटॉमिक मास है, इसका जो एवरेज है या जो अर्थमेटिक मीन है, इसके बराबर एटॉमिक मास किसका मिलता है आपको, सोडियम का मिलता है, ठीक। तो यहाँ से उसने ट्रायड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी तरह से कुछ और ट्रायड मिले थे, जैसे इसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसी तरह से उसको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। तो कुछ दूसरे भी ट्रायड्स मिले थे जिसमें बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों के लगभग जो है बराबर आ रहा था अर्थमेटिक मीन के। अब यहाँ पे देखो डॉबरिनियर ट्रायड का जो लिमिटेशन था, तो लिमिटेशन ये था कि गिने चुने हमें 3-4 ट्रायड ही मिले थे, ठीक ना, ज्यादा ट्रायड नहीं मिले थे। गिने चुने कितने ट्रायड मिले थे इसको, 3 या 4 ट्रायड ही इसको इस तरह से मिले थे, ठीक। तो इस ट्रायड का जो लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन ये था कि ओनली फ्यू सच ट्रायड्स वर फाउंड, कि गिने चुने 4-5 ही ट्रायड, मैक्सिमम 5 ट्रायड तक हमें मिले थे, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि भाई ये जो ट्रायड वाला कॉन्सेप्ट है तो पूरी तरह से फेल हो गया। गिने चुने कितने ट्रायड मिले, 4-5 ही ट्रायड मिले, तो हम इसको पढ़ते क्यों हैं। डॉबरिनियर ट्रायड को हमने एनसीईआरटी में ये क्यों दिया हुआ है, क्लास 10th में भी ये था आपके डॉबरिनियर ट्रायड। तो इसको इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि डॉबरिनियर ने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, हमने लिखा ना सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास से रिलेट कर दिया। जैसे यहाँ उसने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक मास पे। भाई बीच वाले का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों के एवरेज के क्या है, बराबर। तो उसने प्रॉपर्टीज को किससे रिलेट किया, एटॉमिक मास से। तो हुआ क्या कि डॉबरिनियर के बाद जो जो साइंटिस्ट आए मेंडलीव तक, तो सबने जो है जो पैरामीटर उठाया प्रॉपर्टीज को चेक करने का या प्रॉपर्टीज को रिलेट करने का, जो पैरामीटर उठाया वो क्या उठाया, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने किया, डॉबरिनियर ने।
डॉबरिनियर के बाद जो साइंटिस्ट आते गए, सभी साइंटिस्टों ने मेंडलीव तक जो साइंटिस्ट आए, सबने जो पैरामीटर उठाया यहाँ पे, ये कौन सा पैरामीटर उठाया, एटॉमिक मास यहाँ पे उठाया। एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन ये है, डॉबरिनियर ट्रायड पर भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखते भाई सही आंसर कितने लोग बताते हैं इसमें। तो क्वेश्चन ये है, इफ ए बी एंड सी फॉर्म्स डॉबरिनियर ट्रायड, ठीक, तो इफ ए बी एंड सी फॉर्म्स डॉबरिनियर ट्रायड एंड atomic mass of A and B are ठीक ना, A and B are 20 and 30 respectively, then atomic mass of C is, ऑप्शन है 40, 10, 25, 35। तो 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर ए, बी और सी तीन एलिमेंट्स हैं और इसमें ये बोला गया आपसे कि ए, बी और सी ये डॉबरिनियर ट्रायड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक, ए और बी का मास दिया हुआ है 20 और 30, आपसे सी का मास पूछा गया, तो सी का मास जो है लोगों ने बताया है 40, तो 40 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। जो एक मिनट रुक जाओ, आप लोगों ने आंसर क्या बताया इसका? 40, तो भाई लाइन से 40 आंसर आ रहा है। अब मैं ये बोलूंगा भाई क्वेश्चन को आप लोग क्रॉस चेक कर लो, तो लगभग सबका आंसर आ गया है। तो जिनका आंसर आया है 40, सबका आंसर सही है। बीच बीच में कुछ लोग आंसर 25 लिख रहे हैं, ठीक ना, तो 25 नहीं है, जो सही आंसर है इसका वो क्या है आपका? 40 ही है, ठीक ना, वेरी गुड, 40 सही आंसर है, ठीक। तो देखो ए, बी और सी, ए का मास कितना दिया हुआ है? 20, इसका मास कितना दिया हुआ है? 30, इसका मास पूछा गया, ठीक। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो मिडिल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास इन दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो B है, B इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ठीक है भाई, B इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे B जो है, A की वैल्यू कितनी है? 20, B आपको दिया हुआ है तो B कितना दिया है? 30, तो 30 इक्वल टू 20 प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से अपने पास जो C की वैल्यू है, तो C की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। वो तो वैसे ही पता चल रहा है कि जो B है वो इन दोनों का एवरेज होना चाहिए। तो अगर ये 30 है तो ये 20 है, तो ये कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए, ठीक। जिन्होंने 25 आंसर दिया है तो 25 आपने क्या किया? इन दोनों का एवरेज ले लिया। इन दोनों का एवरेज नहीं लेना, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक। इन दोनों का एवरेज जो है वो 30 आना चाहिए, ठीक। मिडिल एलिमेंट जो है वो अर्थमेटिक मीन होना चाहिए। तो 30 जो है तो ये 20 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 40 आ जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इस पे बन जाते हैं। डॉर्विनियर ट्रायड में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। अच्छा, इस तरह इसका लिमिटेशन क्या था? तो गिने चुने 3-4 ट्रायड ही हमें मिले थे, ज़्यादा ट्रायड हमें नहीं मिले थे। तो डॉर्विनियर ट्रायड यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया, तो ये क्लासिफिकेशन आया बाय न्यूलैंड। यहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है और इस साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक लॉ दिया और उस लॉ का नाम पड़ा ऑक्टेव लॉ। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, और इस लॉ के बेसिस पर न्यूलैंड को उस समय नोबेल प्राइज भी मिला था। तो जो न्यूलैंड है, ठीक है ना,
नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है थर्ड, तो डॉबरिनियर जब फेल हो गया तो यहाँ पे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ होता है। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो न्यूलैंड द्वारा दिया गया, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ठीक। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, तो देखो न्यूलैंड के टाइम तक टोटल 56 एलिमेंट नोन थे। न्यूलैंड ने क्या किया, 56 एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज करना शुरू किया, ठीक। एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट किसने दिया, डॉबरिनियर ने। अब न्यूलैंड ने क्या किया कि उन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज करना शुरू किया, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि हर पहला और हर आठवां, ठीक ना, एवरी फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। फिर उसने क्या किया, इस चीज को म्यूजिक से रिलेट कर दिया, ठीक ना। जैसे म्यूजिक में कितने सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। 7 सुर के बाद 8वां रिपीट हो जाता है, ठीक ना, वापस से सा आ जाता है, ठीक ना, सा रे गा मा पा धा नी, और अगेन क्या आ गया, सा। तो उसने इसको इस तरह से एनालाइज किया कि जैसे म्यूजिक में 7 सुर के बाद 8वां रिपीट होता है, उसी तरह से नेचर में जो एलिमेंट्स हैं उसमें 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होती है। तो उसने प्रॉपर्टीज को म्यूजिक से रिलेट कर दिया, और उसने ये बोला कि भाई म्यूजिक में जैसे हर पहला 8वां आपस में रिपीट करता है, ठीक ना, जैसे सारे गामा पाधा नी के बाद 8वां अगेन सा आ जाता है, उसी तरह से नेचर में भी एलिमेंट्स को जब अरेंज करते हैं तो हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है जैसा कि म्यूजिक में भी होता है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ ऑक्टेव लॉ पड़ गया, क्योंकि म्यूजिक में 7 अपने पास नोट्स होते हैं और 8वां जो नोट होता है वो रिपीट करता है। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे अपने पास पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, कि एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड 56 एलिमेंट्स वर नोन। न्यूलैंड के टाइम तक कितने एलिमेंट्स नोन थे, 56 एलिमेंट नोन थे। सेकंड पॉइंट ये है कि उसने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो किस बेसिस पर अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उसने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक। तो ही अरेंज्ड the elements in increasing atomic mass। तो increasing atomic mass से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब देखो जब उसने अरेंज किया तो उस समय जो पहला एलिमेंट था वो था लिथियम, ठीक है ना। तो लिथियम से अगर शुरू करें तो यहाँ पे अपने पास लिथियम आएगा, ठीक। लिथियम के बाद फिर कौन आएगा, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद कौन आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, नियॉन। लेकिन न्यूलैंड के टाइम तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक। इनफैक्ट मेंडलीव के टाइम तक भी नोबल गैसेस की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक। तो इसलिए नियॉन उस समय डिस्कवर नहीं था। अब ये बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट कौन है, नियॉन। पर नियॉन तो उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था। नियॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट अपना कौन सा है, सोडियम। तो नेक्स्ट अगर देखें हम लोग जो सोडियम है, ठीक ना, तो सोडियम फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं। सोडियम के बाद फिर कौन आएगा, मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद कौन आएगा, आर्गन। पर आर्गन तो उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था क्योंकि नोबल गैसेस की डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी। तो आर्गन तो था ही नहीं, तो आर्गन के बाद फिर कौन आ जाएगा, पोटेशियम, इसके बाद कैल्शियम, ठीक, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक ना, यहाँ पे अपने पास, ठीक ना, ये देखो कि जैसे मान लो लिथियम को अगर हम पहला एलिमेंट ले लेते हैं ना, लिथियम का कौन सा एलिमेंट ले ले हम, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर इसको लिया तो 1 2 3 4 5 6
7, 7 तो ये हो गए। 8वां जो एलिमेंट है वो कौन सा आ रहा है? सोडियम। और आपको पता है कि लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो मैच करती है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो है हमने ले लिया बोरॉन, मान लो सपोज करो कि पहला एलिमेंट आपने ले लिया बोरॉन, तो बोरॉन को पहले ले लिया तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां एलिमेंट कौन आ रहा है? एल्यूमिनियम। और हमें पता है कि भाई बोरॉन एल्यूमिनियम एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और पीरियोडिक टेबल में जो एक ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर होती है, सेम होती है। भाई बोरॉन भी 3 बॉन्ड बनाता है और एल्यूमिनियम भी 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो इन सब की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। तो हाइड्रोजन उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। बोरॉन और एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे क्या है? सिमिलर है, ठीक। तो अगर किसी को भी पहला एलिमेंट ले लें तो जो 8वां एलिमेंट मिलता है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो उसने इस चीज़ को रिलेट किया म्यूजिक से। जैसे म्यूजिक में 7 के बाद 8वां सुर जो है वो रिपीट हो जाता है, उसी तरह से उसने बोला कि नेचर में पहला और 8वां जो एलिमेंट है वो क्या होता है? रिपीट होता है। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अपने पास सा, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद अगेन क्या आ गया? सा आ गया, ठीक। तो यहाँ पे जैसे म्यूजिक में 7 के बाद 8वां नोट जो है वो रिपीट हो गया, इसी तरह से उसने ये बोला था कि नेचर में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो किसी को भी अगर पहला एलिमेंट ले तो 7 छोड़कर जो 8वां एलिमेंट होगा, ठीक है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले एलिमेंट से सिमिलर होगी, ठीक। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो ऑक्सीजन को पहला ले लिया, ऑक्सीजन को फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गए। 8वां एलिमेंट कौन आ जाएगा? सल्फर। और ऑक्सीजन सल्फर की प्रॉपर्टी आपको पता है सिमिलर होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर ये पूछूं कि ये बताओ कि ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों है, या फिर लिथियम मैग्नीशियम लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है? तो इसका रीजन क्या है? तो देखो, आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, ठीक। जैसे एक मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, हालांकि पीरियोडिक टेबल आप थोड़ा सा वेट करो, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो मैं याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास देखो, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांशियम, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने पास है, यहाँ पे कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पे आपके पास डी ब्लॉक आ जाता है। ये कौन सा ब्लॉक आ गया आपके पास? डी ब्लॉक, ठीक। डी ब्लॉक में भाई कैल्शियम के बाद यहाँ स्कैंडियम आ गया ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, यहाँ पे पास निकल, कॉपर, जिंक, ठीक ना। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आपका इस तरह से डी ब्लॉक आ जाता है, ठीक। और डी ब्लॉक के बाद इधर कौन सा ब्लॉक आता है? पी ब्लॉक आता है। तो पी ब्लॉक में अपने पास ये हो गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये एक रफ डायग्राम बना रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसको अगर आपको याद होगा भाई, क्लास 10th में आपने पीरियोडिक टेबल का बेसिक चीज देखा है, बेसिक स्ट्रक्चर देखा है। तो ये जो है आपका, इसको बोलते थे एस ब्लॉक। क्या बोलते थे इसको? एस ब्लॉक। इस ब्लॉक को क्या बोलते थे हम लोग? डी ब्लॉक। समय आने पे इसको याद भी करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते थे? पी ब्लॉक, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास एक ब्लॉक था जिसको आप क्या बोलते थे? एफ ब्लॉक, ठीक है ना। टोटल 4 ब्लॉक्स थे। अच्छा, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सिमिलर होती है। जैसे एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या है? एक जैसी है। एक जैसी प्रॉपर्टी क्यों है? इसका रीजन क्या है? वाई एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज? तो इसका रीजन ये है कि इन सभी के वैलेंस शेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। या इसको मैं थोड़ा अभी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए जो एल्कली मेटल्स हैं, तो एल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन फैमिली में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, या थोड़ा सा और इसको टेक्निकल वे में बोले, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एक जैसा होता है। ठीक, तो इस कारण से उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी होती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं वापस से न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए, बोरॉन को आपने पहला एलिमेंट लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां एलिमेंट कौन सा मिल रहा है? एल्यूमिनियम। अब किस्मत से जो 8वां एलिमेंट है वो एक ग्रुप का मिल जा रहा है। ठीक, तो अब इन दोनों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सेम। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर है। ठीक, तो भाई इसका 2p1 है, इसका 3p1 है अगर वैलेंस शेल का देखा जाए। तो इस कारण से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? सेम है। तो ये एक्चुअल रीजन है, म्यूजिक से इसका कोई रिलेशन नहीं है। न्यूलैंड था, यहाँ पे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा इज दिस चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी, तो यस इट इज चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी, और इनऑर्गेनिक का ये पहला चैप्टर है। ठीक, जो मैं पूछ रहा हूँ वो यहाँ पे बताओ, न्यूलैंड ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को किससे रिलेट किया था? इसने रिलेट किया था म्यूजिक से, लेकिन म्यूजिक का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस है क्या? म्यूजिक का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आते हैं इसके लिमिटेशंस पे, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखो, लिमिटेशन से पहले यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप लिख लेना कि ही ऑब्जर्व्ड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट इज सिमिलर। ठीक, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब उसने इस तरह से अरेंज किया तो हर फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो उससे क्या मिली? एक जैसी मिली, है ना, सिमिलर मिली। अच्छा, एंड ही कंपेयर्ड it with the 8 म्यूजिकल नोट्स, और फिर उसने 8 म्यूजिकल नोट्स से इस चीज को उसने जो है, और यहाँ पे एक लॉ दिया, और इस लॉ का नाम क्या पड़ गया? ऑक्टेव लॉ। अब देखो इसका लिमिटेशन, तो यहाँ पे न्यूलैंड के 2 लिमिटेशन हमें मिलते हैं। तो इसमें अगर लिमिटेशन देखा जाए, लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशन ये है कि आफ्टर कैल्शियम दिस लॉ फेल्स। ठीक ना, कैल्शियम के बाद ये जो लॉ है ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया या फेल हो गया। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये उठता है भाई, कैल्शियम तक ये लॉ बहुत बढ़िया चला, लेकिन कैल्शियम के बाद ये जो लॉ था वो फेल क्यों हो गया? ठीक, तो कैल्शियम के बाद कुछ लोगों ने सही आंसर दिया इसमें कि कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था। ठीक ना, तो ये किसी ने सही आंसर दिया। तो कैल्शियम, अब क्वेश्चन ये है कि भाई कैल्शियम तक ही क्यों एप्लीकेबल था, कैल्शियम के बाद फेल कैसे हो गया? तो देखो, अभी आपने बताया कि प्रॉपर्टी सिमिलर किसकी होगी? जो एक ग्रुप में होंगे। ठीक, और सेम इसलिए होती है क्योंकि भाई वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो किस्मत से हर पहला 8वां जो है वो एक ग्रुप में मिल रहा है। ठीक है ना, जैसे बेरिलियम को अगर पहला ले लिया, बेरिलियम मान लो पहला एलिमेंट है, तो ये 1 2 3 4 5 6, भाई नोबल गैस तो उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इनकी कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां एलिमेंट कौन सा मिल गया आपको? मैग्नीशियम। तो हर पहला 8वां जो है एक ग्रुप का मिल रहा है। मैग्नीशियम को अगर हम लोग पहला मान ले तो 1 2 3 4 5 6
साथ आठवां एलिमेंट कौन सा मिल जाएगा आपको? कैल्शियम, ठीक ना। मैग्नीशियम के जस्ट नीचे कौन है? कैल्शियम, इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। अच्छा, कैल्शियम के बाद अगर देखा जाए तो कैल्शियम से मिलती जुलती प्रॉपर्टी किसकी है? स्ट्रोंशियम की है, ठीक। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे डी ब्लॉक आ गया। यहाँ पे कौन सा ब्लॉक आ गया? डी ब्लॉक। और स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ठीक ना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 10 एलिमेंट है, ठीक ना। यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 10। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये टोटल अपने पास इस तरह से 10 एलिमेंट है। तो अगर अब गिने हम यहाँ पे, तो भाई देखो कैल्शियम से मिलती जुलती प्रॉपर्टी किसकी होगी? स्ट्रोंशियम की होगी। लेकिन अब ये 8वें पोजीशन पर नहीं आएगा। अब अगर गिनना शुरू करें तो ये 10 एलिमेंट और जुड़ जाएंगे तो ये 18वें पोजीशन पर आएगा, ठीक है ना। अगर पहला और 8वां देखोगे तो पहला तो ये हो गया, 8वां अगर देखेंगे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट था वो तो एस ब्लॉक का था, और जो 8वां एलिमेंट है वो किस ब्लॉक में चला गया? डी ब्लॉक में चला गया। इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी क्या? इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच नहीं करेंगी, ठीक है ना। कैल्शियम के बाद जो प्रॉपर्टी मैच करेगी वो किसकी मैच करेगी? स्ट्रोंशियम की। और स्ट्रोंशियम जो है वो 8वें पोजीशन पर नहीं मिलेगा, ये 18वें पोजीशन पर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 18 एलिमेंट यहाँ पे, सॉरी 10 एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक। तो हुआ क्या कि कैल्शियम तक तो ये प्रॉपर्टी अच्छे से चला क्योंकि डी ब्लॉक यहाँ पे नहीं था, लेकिन कैल्शियम के बाद जो है वो डी ब्लॉक क्योंकि शुरू हो गया है, इस कारण से 10 एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा आ गए, और जो स्ट्रोंशियम है वो 8th की जगह पर 18th पोजीशन पर चला गया है। इसीलिए कैल्शियम तक जो है ये आपका लॉ वैलिड है, स्ट्रोंशियम के लिए ये लॉ वैलिड नहीं है। तो पहला रीजन तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैल्शियम तक ये लॉ चला। इसके बाद जो दूसरा इसका रीजन है, तो दूसरा रीजन ये है, ठीक ना, कि सेकेंड, एट दैट टाइम नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। उस समय नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब ये लिमिटेशन में कैसे आ जाएगा? तो देखो, जैसे मान लो नोबल गैसेस की डिस्कवरी उस समय हो चुकी होती, ठीक, तो अगर नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो चुकी होती तो फ्लोरीन के बाद अगला एलिमेंट कौन होता? नियॉन होता। अब जो न्यूलैंड था, जब वो गिनना शुरू करता, पहला और 8वां अगर वो गिनता, तो यहाँ पे जैसे मान लो पहला यहाँ पे हो गया लिथियम, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जो 8वां है वो अपना क्या हो जाता? नियॉन। और जो सोडियम है, तो सोडियम तो 9th पोजीशन पे चला जाएगा ना। सोडियम किस पोजीशन पे चला जाएगा? 9th। तो पहला और 8वां नहीं रह जाएगा, वो यहाँ पे क्या रह जाएगा? पहला और 9वां, या फर्स्ट एंड 9th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो रिलेशन है वो म्यूजिक से नहीं है, या म्यूजिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो न्यूलैंड जो ऑक्टेव लॉ था ये पूरी तरह से फेल हो गया जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, क्योंकि जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो भाई एक एलिमेंट यहाँ एक्स्ट्रा आ गया ना, नियॉन। तो अब ये पहले जो था फर्स्ट और 8th जो चल रहा था वो फर्स्ट और क्या हो गया? 9th। तो लोगों को पता चल गया कि भाई म्यूजिक का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। तो ये दो लिमिटेशन थे यहाँ पे अपने पास। पहला है कि भाई कैल्शियम तक ये लॉ ठीक ठाक चला, लेकिन जब नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई तो ये लॉ पूरी तरह से क्या हुआ? फ्लॉप हो गया। उस टाइम लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड की भी पूरी तरह से डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट, ठीक ना। इस समय तो 118 और ज़्यादा ही डिस्कवर होते जा रहे हैं, लेकिन उस समय सिर्फ 56 एलिमेंट थे। तो बहुत सारी फैमिलीज भी जो थी, जैसे कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, जर्मेनियम डिस्कवर नहीं था, आर्सेनिक डिस्कवर नहीं था, सिलिकॉन जो है डिस्कवर नहीं था। तो बहुत सारे एलिमेंट जो थे उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे। उससे आपको लेना देना भी नहीं है ना, इस पीरियोडिक टेबल को आपको याद करना है। आपको बस ये पता होना चाहिए, जो अब देखो इसको मैं एक की पॉइंट आपको बता रहा हूँ, या एक समरी इसका मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें आपको याद क्या रखना है कि न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ में पहला पॉइंट कि न्यूलैंड के टाइम तक एलिमेंट कितने नोन थे? 56। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि उसने इनको जब अरेंज किया तो कैसे अरेंज किया? एटॉमिक नंबर के ऑर्डर पे या एटॉमिक मास के ऑर्डर पे? तो इसको अरेंज किया एटॉमिक मास के ऑर्डर पे। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इससे उसको ऑब्जर्वेशन क्या मिला, या उसने क्या ऑब्जर्व किया? तो उसने ये देखा कि हर पहले और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? सिमिलर थी। क्यों सिमिलर थी? क्योंकि वो एक ग्रुप के मिल रहे थे उसको, ठीक।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि उसने इसको रिलेट किससे किया, उसने इसको रिलेट किया म्यूजिक से, है ना, कि म्यूजिक में जैसे 7 स्वर होते हैं और 8वां जो है वो रिपीट करता है, इसी तरह से जैसे म्यूजिक में 8 नोट जो है वो रिपीट करता है, इसी तरह से यहाँ भी 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है। इसके बाद लिमिटेशन आपको याद रखने, 2 लिमिटेशन बताए। पहला कि ये लॉ कहाँ तक चला, सिर्फ कैल्शियम तक, कैल्शियम के बाद ये लॉ फेल हो गया। और दूसरा जो लिमिटेशन आपको याद रखना है वो ये है कि जब नोबल गैस डिस्कवर हो गए तो 1st और 8th वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म हो गया, फिर अपने पास बच गया 1st एंड 9th एलिमेंट। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उस पर हम लोग आएंगे। आप लोग को एक PDF फॉर्म मिलेगा पीरियोडिक टेबल का, ठीक ना, तो उस PDF को आप लोग को पढ़ना है और साथ ही साथ ये जो नोट्स हैं ये नोट्स भी आप लोग को एक अपनी तरफ से बनाते चलने रफ कॉपी में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो PDF होगा वो प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और उसको भी आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। और एक आपको असाइनमेंट भी मिलेगा पीरियोडिक टेबल का, एक क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। ये अपना पहला चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है वो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हुआ है। क्वांटम नंबर जो थे ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट था जिसका मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो पीरियोडिक टेबल का जो असाइनमेंट मिलेगा उसको भी धीरे धीरे करके हमें सॉल्व करते चलना है जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।